नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे ईडी की। 8 जनवरी को जो हुआ वो पूरे देश ने देखा और उसके बाद अब ईडी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इससे पहले आपको पता होगा ईडी ने हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका लगाई, लेकिन जिस तरीके से कोलकाता हाई कोर्ट की जज ये कहकर उठ के चली गई कि कार्रवाई जो है वो बाधित हो रही है क्योंकि उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, इस तरीके का शोरगुल हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि किसी देश का संविधान और संविधान के बाद में अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो देश में सुप्रीम कोर्ट और किसी भी राज्य में उस राज्य का हाई कोर्ट, जिसको सर्वोपरि माना जाता है, अगर वो ये कहे कि उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जिसके हाथ में सिर्फ और सिर्फ एक आदेश देने का, या हम कहें कि एक आदेश देने की देर होती है कि सब कुछ उसके हाथ में आ जाता है। अब ईडी ने उस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट में रुख किया। अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है, तत्काल सुनवाई की मांग की गई है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ईडी ने क्या कहा, हम उस पर आए। उससे पहले एक चीज जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि अरविंद केजरीवाल की तरह क्या ममता बनर्जी ठीक उसी तरीके के या उसी रास्ते पर चल पड़ी है जहां पर गिरफ्तारी के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन नजर नहीं आता है। तो अगर वास्तविक स्थिति को देखें तो ममता बनर्जी बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगी, ऐसा जो है वो दिखाई दे रहा है। लेकिन यह डिपेंड करता है अब इच्छा शक्ति के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस तरीके से फैसला देता है। याद करिए अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल ने भी ठीक इसी तरीके से 2016 तक अगर आप देखोगे तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बाद सरकार का गठन किया, मुख्यमंत्री बने और 2016 तक लगातार उस समय की, या हम कहें कि कांग्रेस पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी के खिलाफ लगातार वो सीएजी की रिपोर्ट को हर मंच से उड़ाते थे, उछालते थे और हर बार ये कहते थे कि अगर ईडी और सीबीआई उनके हाथ में हो तो 2 महीने के अंदर अंदर शीला दीक्षित की गिरफ्तारी हो जाएगी। अब ये है 2016 तक का अरविंद केजरीवाल। अब 2016 के बाद क्या हुआ, तो 2015 में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कानून मंत्री विकास तोमर जो फर्जी डिग्री के मामले में जेल गए। उसके बाद 2016 में संदीप कुमार, फिर उसके बाद 2020 आते आते एक डॉक्टर ने आत्महत्या की जो कि दिल्ली में टैंकर भी चलाता था, और उस आत्महत्या पर आरोप लगे उस विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रकाश जारवाल के ऊपर और दोषी करार भी कर दे दिए गए। और यहां तक आते आते अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, तो सत्येंद्र जैन पीएमएलए एक्ट में जेल गए। इसके अलावा मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में, शराब घोटाला क्या था सबको पता है कि किस तरीके से नई शराब नीति बनाई गई और 2 दिन में ही उसको किस तरीके से बदल दिया गया और उसमें ऐसे बदलाव किए गए कि उसका फायदा सीधे तौर पर जो लिकर पॉलिसी बनाई गई थी, जो लिकर बनाने वाली जो कंपनियां थी, बेचने वाली जो कंपनियां थी, जो पहले से ब्लैकलिस्टेड थी, उनको पहुंचे और कमीशन इनडायरेक्टली जो है वो आम आदमी पार्टी के चुनाव में जो खर्च हो रहा है वहां तक पहुंच जाए। वो एक सारी मनी ट्रेल जो है वो पकड़ में आई ईडी और ईडी के द्वारा। अरविंद केजरीवाल लगातार जिद पे अड़े रहे कि वो सरकार जेल से चलाएंगे, लेकिन इसी बीच हमने ये भी देखा कि किस तरीके से सौरभ भारद्वाज के ऑफिस से रात को 2:30 बजे कुछ फाइलें जो है वो इधर उधर की गई। तो अब ऐसा ही केस जो है वो ममता बनर्जी के ऊपर भी बनता हुआ दिखाई देता है। तो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उन्होंने हवालात की हवा जो है वो खाकर देखा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ममता बनर्जी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके का फैसला देने की इच्छा शक्ति रखता है, या फिर केंद्र सरकार इस केस को, या मैं कहूं तो ईडी जो है वो इस केस को सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से देखती है और किस तरीके से लड़ती है। क्योंकि जो केस, या हम कहें जो याचिका जो दायर की गई है, उसमें सीधे तौर पर
संविधान के अनुच्छेद 32 के उल्लंघन का मामला, उसके तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। और बीएनएस 2023, क्योंकि पहले जो है वो आईपीसी था, अब बीएनएस, तो बीएनएस के तहत चाहे चोरी हो, अपहरण हो, या फिर कुछ उपकरण जो है वो वहां से उठाना, या दस्तावेजों को जो है वो लेकर जाना, इस तरीके की कुछ गंभीर धाराओं में ये याचिका जो है वो दायर की गई है। अब इसमें टेक्निकली अगर हम समझते हैं तो सवाल ये उठता है कि आईपैक के ऊपर ये छापा क्यों पड़ा, क्योंकि आईपैक ये तो एक जो है वो चुनावी मैनेजमेंट कंपनी है जिसका गठन प्रशांत किशोर ने किया, लेकिन प्रशांत किशोर की राजनीतिक इच्छा, या हम कहें कि चुनाव लड़ने की इच्छा के चलते आईपैक हाथों में चली गई प्रतीक जैन के। तो प्रतीक जैन के दो ठिकाने, एक विद्याधर नगर के सेक्टर बी जहां पर आईपैक का ऑफिस, और दूसरा जो है वो पार्क कॉलोनी जहां पर प्रतीक जैन का आवास, इन दो ठिकानों के ऊपर ईडी ने रेड डाली। और मामला यह था क्योंकि कोयला जो घोटाला हुआ उसमें लगभग 2742.36 करोड़ का घोटाला। अब यह घोटाला क्या है, इस पे हमने पहले भी एक वीडियो में चर्चा की थी, और इस घोटाले में बहुत सारे लोग जो है वो अभी जेल के अंदर भी है। फिर चाहे वो उस कोल जो खान थी उसका डायरेक्टर हो, चाहे सीआईएसएफ के अधिकारी हो। सीआईएसएफ के अधिकारी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इस तरीके की इंडस्ट्री हो, या माइनिंग सेक्टर हो, या फिर एयरपोर्ट हो, इनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी सीआईएसएफ के अधिकारियों के हाथों में होती है। या फिर वहां के सिक्योरिटी गार्ड हो, और फिर टीएमसी के बहुत सारे नेता हो। तो टीएमसी के सीधे तौर पर यह देखा जा सकता है, और इसलिए भी जो है वो यह दावा मजबूत हो जाता है क्योंकि टीएमसी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता और मंत्री, एक तरीके से उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है। इससे पहले भी जो है वो पार्थ चटर्जी, टीएमसी के ही एक मंत्री जिनको अरेस्ट किया गया था, उनके घर पर रेड पड़ी थी। अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी से जो है वो पूछताछ हो चुकी है। इसके अलावा अगर संसद में आप देखोगे तो टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा, दर्शन हीरानंदानी संसद की एथिक्स कमेटी के सामने जो पेश होते हैं, और पेश होकर वो एफिडेविट देते हैं और ये कबूल करते हैं कि उनकी जो संसद की जो आईडी पासवर्ड थी, लॉगिन आईडी थी, उनके पासवर्ड उनके पास थे और वो दुबई में बैठकर उसमें लॉगिन कर रहे थे, और बदले में महुआ मोइत्रा को बड़े और महंगे जो है वो गिफ्ट दिए जा रहे थे। तो ये है टीएमसी का पूरा मामला। और जहां बात आती है ममता बनर्जी, तो भले ही ममता बनर्जी के ऊपर सीधे तौर पर आरोप ना हो, लेकिन टीएमसी जो है वो भ्रष्टाचार के आरोपों में पहले से ही घिरी हुई है। तो टीएमसी, उसकी हेड, या हम कहें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ममता बनर्जी, और कमिश्नर हम बात कर सकते हैं कलकत्ता कमिश्नर मनोज वर्मा, और साथ में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार। ये तीनों, क्योंकि ममता बनर्जी जब पहुंची तो उससे पहले मनोज वर्मा और राजीव कुमार प्रतीक जैन के आवास पर पहुंच चुके थे। ईडी के अधिकारियों को बंधक बनाया, रिपोर्ट ऐसी है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में यह रखा गया मामला। उसके बाद में उनको डराया गया, धमकाया गया, उनके खिलाफ जो है वो अलग अलग थानों में एफआईआर तक दर्ज करवाई। तो सवाल यह उठता है कि जब ममता बनर्जी सड़क पर आकर यह कहे कि वो टीएमसी की हेड होने के नाते, अध्यक्ष होने के नाते वहां पहुंची थी, तो फिर सवाल यह भी उठता है कि राजीव कुमार और मनोज वर्मा वहां क्यों पहुंचे थे। और जहां राजीव कुमार का नाम आ जाता है तो याद कीजिए, इससे पहले शारदा घोटाला, पश्चिमी बंगाल का बहुत बड़ा घोटाला, और किस तरीके से टीएमसी के नेता उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व थे, हमने उसके ऊपर भी जो है वो एक वीडियो में बात की थी। और फिर उसकी जांच सौंपी गई राजीव कुमार को, और राजीव कुमार भी उसमें शामिल हो गए, और राजीव कुमार से वो डायरी कलेक्ट करने के लिए ईडी ने रेड डाली। और जब रेड डाली तो ममता बनर्जी राजीव कुमार को बचाने के लिए सड़क के ऊपर धरना देकर बैठ गई। ईडी की टीम को बैरंग लौटना पड़ा। तो पश्चिमी बंगाल की जो स्थिति है, इस वक्त अगर हम देखें ममता बनर्जी के हाथों में, तो लगता ऐसे है जैसे पश्चिमी बंगाल भारत का हिस्सा ना होकर किसी दूसरे देश का, या हम कहें कि एक अलग से कोई देश हो, एक अलग से उसका संविधान हो, अलग से उसका कानून हो। क्योंकि ईडी, उसकी स्थापना जो है वो आज नहीं हुई, लगभग 60 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने उसकी स्थापना की थी, तब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी।
एक संवैधानिक संस्था जो स्वतंत्र रूप से जो है वो इस तरीके के मामलों की जांच करती है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि उस फाइल में क्या था और उसको लेने की जरूरत ममता बनर्जी को क्यों पड़ी। तो ममता बनर्जी को एक तरीके से अगर आप राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको देखते हो तो पहले भी हम बात कर चुके हैं कि एक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दे दिया कि जो भी करना पड़े चुनाव जीतना है, फिर भले ही उसके लिए पश्चिमी बंगाल में 2021 के जैसे हालात ही क्यों ना उत्पन्न करना पड़े। तो एक तरीके से डर का माहौल, और आपने उसका असर भी देखा कि भारतीय जनता पार्टी के, या हम कहें कि पश्चिमी बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की कार के ऊपर हमला किया गया और वो धरने के ऊपर बैठ गए। तो अब सवाल यह उठता है, क्योंकि इस पूरी घटना के बाद में जब हम इसको राजनीति की तरीके से देखते हैं तो जब भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां पर सुरक्षित नहीं है, और जब मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात करता हूं तो इससे पहले जेपी नड्डा, उनकी कार के ऊपर भी हमला किया गया। इसके अलावा शुभेंदु अधिकारी, आपने कुछ महीने पहले 5-6 महीने पहले देखा कि किस तरीके से 2 एमएलए के ऊपर उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, ममता बनर्जी उनसे मिलने भी पहुंची। तो इस तरीके का घटनाक्रम जो है वो पश्चिमी बंगाल में पहले भी हो चुका है। तो एक तरीके से अगर ममता बनर्जी नहीं होती, यहां पर कोई दूसरा कोई व्यक्ति होता या कोई पॉलिटिकल पर्सन भी होता, तो लगता है कि उसकी जो है वो गिरफ्तारी हाथों हाथ हो जानी थी। तो ऐसी स्थिति में अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला किस हद तक आगे बढ़ता है और कितना जल्दी, या हम कहें कि हो सकता है हमें देखने को मिले कि ममता बनर्जी जेल में या सलाखों के पीछे हमें दिखाई दे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।